नमस्कार साथियों, हिंदी नेट शाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी जानते हैं अपने इस चैनल पर हम हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी प्रामाणिक पुस्तकों के माध्यम से करते हैं और इसी क्रम में रामस्वरूप चतुर्वेदी की पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास हम पढ़ रहे हैं। विशेषतः आधुनिक काल की तैयारी के लिए यह बुक बहुत ही सारगर्भित, संक्षिप्त और टॉपिक वाइज लिखी हुई है। आज का हमारा टॉपिक या प्रकरण रहेगा संस्मरण। अन्य नाटक, निबंध, कहानी, उपन्यास इत्यादि गद्य विधाओं को पढ़ने के बाद अब अन्य गद्य विधाओं के अंतर्गत जीवनी और आत्मकथा के एक एक वीडियो देख लिए। आज की कक्षा हमारी संस्मरण पर आधारित रहेगी। ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे। संस्मरण का माध्यम आत्मकथा से प्रेरित होने पर भी शिल्प में उससे भिन्न है। तो अंतर क्या है? संस्मरण भी आप अपने ही लिखोगे और आत्मकथा भी अपनी ही लिखोगे, ठीक? लेकिन दोनों में डिफरेंस है। क्या है? वस्तुतः अकाल्पनिक गद्य वृत्तों की धारणा सबसे पहले संस्मरण को ही देखकर बनती है। जीवनी और आत्मकथा के साथ इतिहास का संबंध कुछ इस तरह जुड़ा रहा है कि उनका साहित्यिक रूप बहुत बाद में विकसित हो पाया, पर संस्मरण आरंभ से ही सृजनात्मक गद्य का उपयोग करता दिखाई पड़ता है और अपनी व्यापक प्रकृति के कारण विविध गद्य रूपों के बीच केंद्रीय स्थिति में है। तीव्र भावात्मक गठन और गहरी सृजनात्मक भाषा के परंपरित काव्य रूप जैसे उपन्यास, नाटक, कविता आधुनिक त्वरित संचार से उत्पन्न तनावों के युग में सब समय पाठक के लिए रुचिकर नहीं हो पाते। वैसी स्थिति में वह पत्रकारिता के विविध रूपों की ओर उन्मुख होता है, जो अपनी प्रकृति में मूलतः सूचनात्मक और वस्तुपरक होते हैं। संस्मरण, रेखा चित्र, रिपोर्टाज जैसे नए गद्य रूप इन दोनों स्थितियों के बीच के अंतराल में विकसित हुए हैं, ठीक। अब देखिए, रिपोर्टाज में अभी फणीश्वरनाथ रेणु का जो है ना, ऋण जल धन जल रिपोर्टाज मैंने पढ़ा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दुखद घटना का वर्णन है, पटना की बाढ़ का, बट उसका जो शिल्प सौंदर्य है, जो लिखने की उनकी शैली है, बांधे रखती है। उसको जल्दी ही चैनल पे प्रस्तुत करूंगी पूरा वो, तो आप लोग देख लीजिएगा। हाल फिलहाल आगे बढ़ते हैं। और जैसा पहले संकेत किया गया, आधुनिक कलावृत्ति के अनुकूल स्वचेतनता और निर्व्यक्तिकता के विरोधी ध्रुवों के बीच समतुलित क्षेत्र का विस्तार करते हैं। भाषा प्रयोग की दृष्टि से ये हल्की सृजनात्मकता का रूप लिए सामान्य और असघन मनः स्थितियों का अंकन करते हैं, जो प्राय विशिष्ट साहित्य रूपों में उतनी संगति प्राप्त नहीं कर पाती। इस दृष्टि से इन काव्य रूपों की सृजनात्मकता में भाषिक स्तर पर एक विशेष प्रकार की दक्षता अपेक्षित होती है, क्योंकि कविता और पत्रकारिता के बीच का संतुलन इन माध्यमों की सामान्य भावभूमि है। कविता और पत्रकारिता में क्या चीजें देखने को मिलती है? अगर शुद्ध रूप में देखें तो सूचना, और कविता में मूल क्या होता है? भाव। जिस कविता में का भाव हमसे, हमारे मन की स्थिति से मैच कर जाए, वो कविता हमें बहुत सुंदर लगती है ना। लेकिन भाव और सूचना यानी भाव और यथार्थ, एक अंतर्मन और एक बाह्य मन, दोनों के बीच का संतुलन की सामान्य भावभूमि क्या है? ये जो माध्यम है, कौन कौन से? रिपोर्टाज, संस्मरण और रेखा चित्र। जब आप ऋण जल धन जल को सही से पढ़ेंगे, सही से मतलब एक होता है फौरी नज़र से पढ़ लेना एग्जाम की दृष्टि से, और दूसरा उसको साहित्य की दृष्टि से, आपको बहुत आकर्षित करेगा। बहुत ही सुंदर फणीश्वरनाथ रेणु ने वर्णन किया है, और इतना सुंदर कि उसकी फ़ोन में PDF थी मेरे पास, और मैंने उसे, क्योंकि बुक का रिव्यू देखते हैं ना, जैसे बुक कोई ऑर्डर करती हूँ मैं, आप लोगों की रिक्वेस्ट आती है मैम ये बुक पढ़ा दो, वो बुक पढ़ा दो, तो उसका रिव्यू देखती हूँ, या तो वो मेरे पास हो, मेरी पढ़ी हुई हो, नहीं होती तो उसका रिव्यू देखती हूँ। रिव्यू के दौरान मुझे PDF मिली और मैंने उसे लगातार पढ़ा, फ़ोन में आंखें गड़ाए हुए, और इस तरीके से पढ़ा कि मेरी आंखों में दर्द हो गया, लेकिन मैं उसे पूरा करके ही दम लिया मैंने उसे। तो ये होती है चीज़ लेखन की, जो आपको बांध लेती है। तो इन दोनों के बीच की ये गद्य विधाएं और बहुत ही अच्छी हैं। अब इन गद्य रूपों में संस्मरण की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत व्यापक है। संस्मरण का आधार व्यक्ति, घटना, यात्रा या कोई अन्य प्रसंग हो सकता है, और यूं इसका विस्तार क्षेत्र अधिक है, पर अधिकतर संस्मरण व्यक्ति चरित्र को आधार बनाकर लिखे गए हैं। हिंदी के आरंभिक संस्करण लेखकों में पद्म सिंह शर्मा का नाम प्रमुख है। याद रखिएगा, पद्म सिंह शर्मा का नाम प्रमुख है। हिंदी में संस्मरण को कला रूप की प्रतिष्ठा उन्हीं के माध्यम से मिलती है। अपने क्षेत्र में आरंभिक प्रयास होने पर भी महाकवि अकबर, सत्यनारायण कविरत्न, भीमसेन शर्मा प्रभृति के संबंध में लिखे गए पद्म शर्मा के संस्मरण आज भी बेजोड़ हैं।
पद्म पराग में संकलित संस्मरण कहीं कहीं भावुकता से परिचालित होने पर भी साहित्यिक सहृदयता का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो पद्म सिंह शर्मा की जो रचना है, संस्मरण है, इन्हीं के नाम से है, पद्म पराग 1929। पद्म पराग 1929 हमारे हिंदी साहित्य के प्रारंभिक संस्मरण हैं। ध्यान रखिएगा, बारंबार पूछा जाता है, कौन सी परीक्षा में पूछा गया है, कितनी बार पूछा गया है, ये सब के लिए तो आपको नोट्स देखने पड़ेंगे। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जानकारी दे दूं, नए परीक्षार्थी चैनल से जुड़ रहे हैं, प्लेलिस्ट चेक करिएगा। प्लेलिस्ट में नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, बुक्स, कविताएं, नाटक, निबंध, कहानियां, सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपके जैसे आरपीएससी की बना दी, यूपीएससी आपके राज्य के अनुसार नहीं बनी है तो भी डायरेक्ट चेक करिए। कविता वाली प्लेलिस्ट, कहानी वाली, निबंध वाली, नाटक वाली, आपको आपके सिलेबस की विषय सामग्री मिल जाएगी। आप लोगों से बार बार एक ही आग्रह है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ये सब आपकी पसंद पर डिपेंड है। अच्छा लगे करो, नहीं अच्छा लगे ना करो, लेकिन अगर चैनल पे आ ही गए हैं तो प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें और अपनी तैयारी का आधार उसे बनाएं, ताकि छोटी छोटी चीज़ों के लिए इधर उधर भटकने में जो टाइम आपका जाया होता है वो वेस्ट ना हो और एक जगह ही विषय सामग्री मिल जाए। आगे बढ़ते हैं। हल्के विनोद का भाव इन गद्य खंडों को यथा आवश्यक रूप में आलोकित करता है, जो जीवनी और आत्मकथाओं के अधिकतर सुदृश्य वातावरण में प्राय सुलभ नहीं था, क्योंकि एक उद्देश्य होता है, जीवनी या आत्मकथा लिखने का उद्देश्य होता है। ये कल की कक्षा में बता दिया था, पुनः रिपीट नहीं करूंगी, पूर्व की कक्षाएं देख लीजिएगा, पूरी बुक प्लेलिस्ट में है। तो यह विनोद भाव यानी हंसी मजाक का भाव नवोदित गद्य रूपों की एक मुख्य वृत्ति है। हंसी मजाक होगा तभी तो क्योंकि जीवन में इतनी सारी परेशानियां हैं ना, अगर उन्हीं परेशानियों को बुक्स में भी ढूंढें और दुख भरी कहानियां पढ़ें तो वो दुख का भाव हमारे सीने में और ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जब हम दुख में हों और कुछ कॉमेडी वीडियोस देखें, कुछ हंसी, आजकल तो फ़ोन है, तब तो नहीं था, तो फ़ोन पे देखते हैं तो अच्छा लगता है, माइंड फ्रेश होता है। आगे देखते हैं। संस्मरण लेखन में प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रकार बनारसी दास चतुर्वेदी को भी पर्याप्त सफलता मिली है। पहले पढ़ लिए पद्म सिंह शर्मा, दूसरे पढ़ लीजिएगा बनारसी दास चतुर्वेदी। ये वही हैं कौन से वाले? जीवनी वाले। उनके संस्मरणों के चरित्र अपेक्षा विस्तृत क्षेत्र से चुने गए हैं और मानवतावादी भावभूमि में लेखकों की गंभीर निष्ठा व्यक्त करते हैं। कौन से में? मानवतावादी। संस्मरण 1942 में संकलित सभी गद्य खंडों में इनकी जो रचना है वो कौन सी है? संस्मरण 1942। पहले लिखे गए थे 1929 में, फिर दूसरे वाले जो फेमस हुए वो थे संस्मरण नामक, जो इनका संग्रह 1942 में संकलित। सभी गद्य खंडों में उपयुक्त विशेषताएं देखी जा सकती हैं, पर उनकी शैली में व्यक्तिगत विश्लेषण कम, व्यक्तित्व से अभिभूत होने की प्रवृत्ति अधिक है। जैसा मतलब जिसके बारे में वो संस्मरण लिख रहे हैं, उन्होंने किया क्या जीवन में ये नहीं, बल्कि उस व्यक्ति से प्रभावित हो गए हैं। ये कुछ ऐसी ही शिल्प विधि का अनुसरण करने वाले संस्मरण लेखक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। उनकी शैली में सर्वत्र एक जीवंतता का अनुभव होता है, जो कभी कभी अतिरंजित भी लगने लगती है। पूछ लिया जाए कि निम्न में से संस्मरण लेखक कौन नहीं है, तो ये तो याद रखिएगा, पद्म सिंह शर्मा हैं, दूसरे बनारसी दास चतुर्वेदी, तीसरे नंबर पर आप कन्हैया लाल प्रभाकर को रख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे। श्री नारायण चतुर्वेदी के संस्मरणों का निर्मल विनोद भाव विशेष रूप से प्रीतिकर है, जो कहीं कहीं दो टूक शैली में हो जाता है, यानी बहुत सीधा सपाट हो जाता है। तो ये चौथे हैं। अब आपको क्या है कि ये प्रारंभिक संस्मरणकार हैं। इसके अलावा देखेंगे फिर महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय प्रवृत्ति राष्ट्रीय नेताओं को लेकर कुछ अच्छे संस्मरण लिखे गए हैं। गांधी को केंद्र में रखकर पूरी संस्मरणात्मक पुस्तक घनश्याम दास बिड़ला की है। शीर्षक है बापू 1940। वेरी पहले तो बहुत पूछी, वेरी इंपॉर्टेंट, पहले बहुत पूछी जाती थी, है ना। और अभी मुझे जैसा मैंने कहा कि देखिए इतने सारे आपको पेपर मैंने करवाए, यूपीटीजीटी, पीजीटी, नेट के, आरपीएससी के, कि मैं खुद ही भूल जाती हूँ कौन से पेपर में, याद नहीं रहता ना कौन से सन में पूछा गया, बट ये पूछा गया कई बार। तो घनश्याम दास बिड़ला की पुस्तक कौन सी है, या बापू के रचयिता कौन है ना। तो ये संस्मरण है, घनश्याम दास बिड़ला ने से लिखा है। यहाँ संस्मरणात्मक ढंग से जीवनी प्रस्तुत करने का यत्न हुआ है। कुछ ऐसे ही ढंग की कृति राम नरेश त्रिपाठी की है, 30 दिन मालवीय जी के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट, 1942, ये भी पूछी हुई है, ये दोनों रचनाएं पूछी हुई हैं।
पद्म पराग भी पूछा हुआ है भाई। इस युग के कुछ अन्य संस्मरण लेखक हैं किशोरीदास वाजपेयी, साहित्यिक जीवन के अनुभव और संस्मरण ब्रजमोहन वर्मा तथा विनोद शंकर व्यास, मनमथ नाथ गुप्त की रचना क्रांति युग के संस्मरण और प्रख्यात शिकार लेखक और साहित्यिक पत्रकार श्री राम शर्मा की सन 42 के संस्मरण। ये पूछा है, ये वाली लाइन एज इट इज पूछी है, यहीं से उठा के शिकार साहित्य के लेखक के रूप में किसकी ख्याति है? श्री राम शर्मा की। सन 42 के संस्मरण राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम के विशिष्ट क्षेत्रों से संबंध है। ऐतिहासिक चरित्रों को आधार बनाकर रघुवीर सिंह के संस्मरण रेखा चित्र है। शेष स्मृतियां, ये तो अगर आपने कोई भी पुराना पेपर मेरे चैनल से किया है तो बार बार शेष स्मृतियां प्रश्न पत्र में पूछा हुआ मिला होगा, आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आज की हमारी जो टॉपिक है बहुत छोटा सा है। कल हम रेखा चित्र को पढ़ेंगे, लेकिन अगर संस्मरण से प्रश्न आता है तो आप लिख के ले लीजिए, 100% लिख के लीजिए। आज की क्लास के बाहर आपका प्रश्न नहीं बनेगा। आज की क्लास के बाहर संस्मरण से रिलेटेड प्रश्न आपका नहीं ही बनेगा, ये आप गारंटी के साथ किए। तो 1 से 2 बार इस क्लास को पढ़ लीजिएगा, फिर लिख लीजिएगा। वैसे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी, लेकिन मुझे बनाने में टाइम लग सकता है। आपकी परीक्षा नज़दीक हो तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। रामनरेश त्रिपाठी 30 दिन और रघुवीर सहाय, शेष स्मृतियाँ श्री राम शर्मा, शिकार साहित्य, इस तरीके से शॉर्ट में नोट्स लिख के बात को ख़त्म कर दीजिए। ठीक है, जुड़े रहिए, इसी प्रकार सहयोग करते रहिए। जो मित्रगण अपने मित्रों को मेरी वीडियो शेयर कर रहे हैं उनके लिए बारंबार धन्यवाद। जो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक या शेयर करके मेरा सहयोग कर रहे हैं, अपने इस छोटे से चैनल को आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं, उन सबका दिल से हार्दिक जो है धन्यवाद। आपको आपके उज्जवल भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं। मिलती हूँ पुनः आपसे रेखा चित्र प्लस यदि कोई नोट्स या टॉपिक तैयार हो जाता है तो उसके साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।